हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलशाद खान, टीजीटी सोशल साइंस, जीबी ट्रिपल एस तुखमीरपुर नंबर 2 से। आज हम इस वीडियो के द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद को समझेंगे, जो कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप व एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित है। भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में जानेंगे। यूरोप में हुई उथल-पुथल ने राष्ट्रवाद के साथ साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। इसके साथ ही यूरोप में आए औद्योगिक क्रांति ने और अधिक लाभ कमाने के लालच को भी बढ़ा दिया, जिसके कारण यूरोप के अनेक देशों में साम्राज्य विस्तार की होड़ लग गई, जो बाद में प्रथम विश्वयुद्ध जैसा संकट बन के उभरी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति यानी 1920 के बाद भारत में किस तरह राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप में फैली राष्ट्रवादी भावना और साम्राज्यवाद का असर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा था, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत पर अंग्रेजी सरकार यानी इंग्लैंड का कब्जा हो चुका था। अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग हो चुके भारत के लोग भी अब अपनी पहचान के बारे में सोचने लगे। औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आंदोलनों के दौरान लोग एकजुट होने लगे, जिससे लोगों में एकता पैदा हुई और यहाँ भी एक राष्ट्र के भाव पनपने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलनकारियों के अनेक समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़े कर दिए, जैसे असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें भारत के सभी सामाजिक वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे एक राष्ट्र के विचार को और ताकत मिली। आइए अब हम उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने के कारण भारत पर भी असर पड़ा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। उस खर्चे को पूरा करने के लिए भारत में भी टैक्स को बढ़ा दिया गया। युद्ध के दौरान चीजों की कीमतें बढ़ गईं और अधिकतर चीजों के दाम दोगुने हो गए। इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गईं। गांव में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, इससे ग्रामीण इलाकों में काफी गुस्सा था। 1918 से 1921 के बीच भारत के कई भागों में फसलें खराब हुई, जिसके कारण भोजन की कमी हो गई। उसी समय इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी फैली। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। नंबर 2, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी ने जनांदोलन का एक नया तरीका अपनाया, जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर वहां की नस्लभेदी सरकार का डटकर मुकाबला किया था। भारत आकर उन्होंने सत्याग्रह आधारित आंदोलन आयोजित किए, जैसे 1916 में चंपारण में किसान आंदोलन, 1917 में खेड़ा का किसान आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। नंबर 3, रॉलेट एक्ट। सन 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून भारत में लागू किया गया। गांधी जी ने इसे काला कानून का नाम दिया, क्योंकि इस एक्ट ने सरकार को राजनैतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए पूरी शक्ति दे दी थी। इस एक्ट के मुताबिक बिना अपील, वकील और दलील के ही राजनैतिक कैदियों को 2 साल तक के लिए बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश से हड़ताल का ऐलान किया, जिसे भारी समर्थन मिला। विभिन्न शहरों में दुकानें बंद हो गईं और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए।
अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोका गया। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई। इससे गुस्साए लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और अमृतसर की कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। ग्रामीणों का एक समूह जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शामिल होने आया था। वह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। उस गोलीकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी को महसूस हुआ कि भारत में आंदोलन का स्वरूप और बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। जल्दी ही गांधी जी को एक मौका खिलाफत आंदोलन के रूप में मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ऑटोमन के शासक पर कड़े संधि समझौते की अफवाह फैल चुकी थी। ऑटोमन का शासक मुस्लिम समुदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा को समर्थन देने के लिए बंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के नेता थे दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को वो मौका दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। नंबर 4, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत के लोगों ने उनके साथ सहयोग किया। अगर भारत के लोग सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर चरमरा जाएगा और अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, जिसके बाद स्वराज यानी अपना राज आ जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा लोगों से कुछ अपील की, जैसे अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सरकारी सेवाएं जैसे सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। आंदोलन के विभिन्न स्वरूप। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। शहरों में आंदोलन। शहरों में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों का घेराव किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस आंदोलन में सुस्ती आ गई। आंदोलन में सुस्ती आने के कारण मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी। गरीब लोग खादी को खरीदने में समर्थ नहीं थे। अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूलों में जाने लगे। इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे।
गांवों में विद्रोह। शहरों के साथ गांवों में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। भारत के विभिन्न भागों के किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम किया था। तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी मांगी जा रही थी। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए, बेगार को समाप्त किया जाए और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू ने गांवों का दौरा करना शुरू कर दिया। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ जिसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग कर रहे थे। अपने आप को किसानों के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो गई। कई स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया। आदिवासी किसान। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के स्वराज का अपना अलग मतलब निकाला था। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। उन्हें जंगल में पशु चराने, वहां से फल और लकड़ियां लेने से रोका जाता था। सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेगार करने के लिए मजबूर करती थी। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों से कई विद्रोही हिंसक हो गए और कई बार अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ दिया। बागानों में स्वराज। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत खराब थी। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार उन मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया और बागानों को छोड़कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन के सही मतलब को ठीक तरीके से नहीं समझाया और लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाला। उनके लिए स्वराज का मतलब था उनकी हर समस्या का अंत। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जा सकता है कि वे अपनी समझ से परे उस विशाल आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। 1921 का अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगे। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जनांदोलन से थक से गए थे। वे राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनका मानना था कि सिस्टम का हिस्सा बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना ज्यादा असरदार रहेगा। नंबर 5, साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन को भारत में संवैधानिक तंत्र के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे। एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई। लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की ओर इशारा किया था, लेकिन कांग्रेस का गर्म दल इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था। उस दौरान कांग्रेस दो दलों में बंट गई, नर्म दल और गर्म दल। नर्म दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में नर्म दल के नेताओं का प्रभाव कम होता जा रहा था। इसके बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का कम समर्थन ही प्राप्त हुआ।
फिर यह गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी सरकार के कानूनों को तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से की। गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों तक पैदल साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो लिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून को तोड़ा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक बनाने वाले कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू किया। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पुलिस थाना, नगरपालिका भवन, कोर्ट और रेलवे स्टेशन। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया। जब आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा तो गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे गांधी-इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने को मान गई। गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन बातचीत विफल हो गई और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना और प्रदर्शन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया, लेकिन 1934 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई। नंबर 7, आंदोलन और भारत के लोग। किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। जब 1931 में लगान दरों में सुधार के बगैर ही आंदोलन बंद कर दिया गया तो किसान अत्यधिक निराश हो गए। 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया तो अधिकांश किसानों ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। वे अब समाजवादियों और कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जा रहे उग्र आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। व्यापारियों के लिए स्वराज का मतलब था गलघोंटू अंग्रेजी नीतियों का अंत। वे ऐसा माहौल चाहते थे जिससे व्यवसाय फूले फले। आतंकी घटनाओं और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से वे चिंतित थे, क्योंकि अशांत माहौल में व्यवसाय में खलल पड़ता था। औद्योगिक मजदूर। कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति औद्योगिक मजदूरों का रवैया ठंडा ही रहा। चूंकि उद्योगपति कांग्रेस के नजदीकी थे, इसलिए मजदूर वर्ग कांग्रेस से दूर होता गया। कुछ मजदूर आंदोलन में शामिल तो हुए थे, लेकिन ज्यादातर मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। महिलाओं की भागीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उनमें से अधिकांश शहरों में रह रही ऊंची जाति से थीं और ग्रामीण इलाकों के धनी घरों से थीं। दलितों की भागीदारी। शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती थी।
महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छुआछूत को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित ही रही। मुसलमानों की भागीदारी। असहयोग खिलाफत आंदोलन के बिखरने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। भले ही गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में एकता और सामूहिक अपनेपन के भाव पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके कारण ही भारत जैसे विविधता से भरे देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो पाई। राष्ट्रवाद की भावना। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई। तस्वीरों में राष्ट्र की पहचान को सामान्यतया किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है, जिससे लोग राष्ट्र की पहचान कर सकें। विभिन्न कलाकारों ने भारत माता को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय गान। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गीत की रचना की, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। इसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। लोककथाएं। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने के लिए लोककथाओं का सहारा लिया। उनका ऐसा मानना था कि लोककथाएं ही पारंपरिक संस्कृति को ठीक से दिखाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज। जो राष्ट्र ध्वज हम आज देखते हैं, उसका विकास कई चरणों में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे लाल, हरा और पीला का प्रयोग हुआ था। उस झंडे में 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल और चांद भी था, जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 तक जो स्वराज ध्वज तैयार किया था, वह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफेद, जिसके बीच में एक चरखा था। इतिहास की पुनर्व्याख्या। कई भारतीयों का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उन्हें लगता था कि हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है। वे भारत के सुनहरे अतीत को उजागर करना चाहते थे, ताकि भारतीय लोगों को इस पर गर्व महसूस हो सके। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भारत के लोगों में सामूहिक एकता के भाव पनपे और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।